कोडिंग कॉलेज HTML एक मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 33वां हिस्सा है और आज हम ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग और ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली मरतबा हम सेमेंटिक HTML का जो एक मौजू था उसको हमने समेटा। सबसे पहले हमने बड़े बड़े लॉजिकल स्ट्रक्चर देखे थे जैसे हेडर फुटर और नेविगेशन बार मेन्यू वगैरह। उसके बाद हमने टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ देखे थे जैसे कोड, वेरिएबल, सैम्पल, कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह से मुतालिक जो टैग थे। आज हम एक नया टॉपिक जो कि ज़रा पुराना भी है और इतना रेलेवेंट नहीं है आजकल, ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हर टैग पे आते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ हर टैग के अपने ख़ास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो चलते हैं हम टेक्स्ट एडिटर की तरफ। ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ऑब्जेक्ट बुनियादी तौर पर HTML बड़ी सादा लैंग्वेज है। तो शुरू में ये ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ थोड़ी सी रिच हो, थोड़ा इंटरेक्शन दिखा सकें, कोई एनिमेशन दिखा सकें, तो वो कैसे करें। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जावा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा प्लगइन बना दिया जो ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता था और अब आप जावा का प्रोग्राम वेब पेज के अंदर लोड कर सकते थे। उससे होता ये था कि आप कोई इंटरेक्शन छोटी मोटी वगैरह बना सकते थे, लेकिन उसके कुछ डाउन साइड्स भी थी। ये बात है 1998, 99, 2000 की, कि जावा बड़ा हैवी वेट सोल्यूशन था। आपको पूरी जावा की SDK JDK चाहिए होती थी, जावा JRE जो है ना, रन टाइम इन्वायरमेंट पूरा चाहिए होता था, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत जो है वो बुरी थी और आउटपुट भी ज़रा अगली होती थी, कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी डाई हो गई। उसके बाद एक कंपनी थी मैक्रोमीडिया, उसने एक एनिमेशन टूल बनाया फ्लैश। वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ। उन्होंने भी एक प्लगइन बना दिया कि आप वो एनिमेशन या एनिमेटेड कंटेंट जो है वो वेब पेज में एम्बेड कर सकें। और फिर वो एक टाइम था कि 99% ऑफ द ब्राउज़र्स में वो प्लगइन लोग बाद में इंस्टॉल करते थे, और ये बड़ी बात थी कि जो चीज़ ब्राउज़र के साथ आती ही नहीं वो लोग अलहदा से इंस्टॉल करते थे। जो इंटरनेट पर पहली ऑडियो और वीडियो है वो सारी की सारी फ्लैश की वजह से ही थी, क्योंकि फ्लैश में ये कैपेबिलिटी ब्राउज़र में नहीं थी। तो माफ़ कीजिएगा, बाद में आईफोन जब आया तो उसमें ये हो गया कि मोबाइल डिवाइसेस पे और इवन डेस्कटॉप पे भी फ्लैश की परफॉर्मेंस के बारे इश्यूज़ थे। ये थोड़ा परफॉर्मेंस हैवी था, तो वो बैटरी ज़ाहिर है ज़्यादा ड्रेन होती थी, तो एप्पल ने इसको बैन कर दिया। दूसरी तरफ ये हो गया कि HTML और वेब की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ख़ुद भी बड़ी तेज़ी से मैच्योर होना शुरू हो गई। ऑडियो वीडियो की सपोर्ट आ गई, स्क्रिप्टिंग बहुत बेहतर हो गई। ये कैनवस का टैग मैंने आपको जो दिखाया वो आ गया। उससे फिर वो ऑल्टरनेट जो है ना होते होते अब इस वक्त फ्लैश भी डेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग मौजूद है। तो आज हम आपको एक ऑब्जेक्ट एम्बेड करके दिखाएंगे, जैसे PDF डॉक्यूमेंट में एम्बेड करना चाह रहा हूँ। तो उसका जनरल मैकेनिज्म है, और जनरल मैकेनिज्म ये है कि ऑब्जेक्ट/ऑब्जेक्ट का टैग आता है और उसमें आप एक एट्रीब्यूट देते हैं डेटा, कि आप एम्बेड क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं करना चाह रहा हूँ ये वाली फाइल, इसका नाम दे दिया, लेकिन अब आपको टाइप भी बतानी पड़ेगी कि ये टाइप क्या है। ये टाइप माइम टाइप है, लेकिन इससे होता ये है कि ब्राउज़र को ये पता चलता है कि बेसिकली उसने किस प्लगइन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, क्योंकि मल्टीपल प्लगइन हो सकते हैं ना, जैसे फ्लैश का हो गया, PDF का हो गया, कोई और हो गया। तो पहले हम ये पेज देख लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये ब्लैंक है। तो अब अगर मैं इसको ये करता हूँ, ये मैंने पहले से एक फ़ाइल रखी हुई है, तो ये मेरा व्यू है। ये फ़ाइल इधर लोड हो गई है इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ी सी हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। तो इसको हम विड्थ जो है वो 800 पिक्सल की कर देते हैं, हाइट जो है वो 1200 पिक्सल की कर देते हैं। तो ये अब डॉक्यूमेंट इस तरह नज़र आएगा। लास्टली ये कि चूँकि ये हो सकता है कि वो ब्राउज़र केपेबल ना हो या वो प्लगइन इंस्टॉल ना हो, तो आपको फॉल बैक कॉन्टेंट देना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, योर ब्राउज़र इज़ नॉट केपेबल ऑफ रेंडरिंग PDF फाइल्स, प्लीज़ डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। ठीक है, और href के अंदर files/ ये हमने लिंक दे दिया। अच्छा, यहाँ एक मैं वैसे डाल रहा हूँ मैसेज बाय, मैं ये एक और वजह है जिसकी वजह से मैं डाल रहा हूँ टेक्नोलॉजीज़। हम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हमने अपना नाम जनून टेक्नोलॉजीज़ रखा हुआ है। अच्छा, अब ये उस वक्त नज़र आएगा जब ये PDF का प्लगइन इंस्टॉल ना हो। अच्छा, अब इसमें एक बात है कि आजकल ये 2023 में और 5-6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसको, PDF एक इतना पॉपुलर डॉक्यूमेंट है कि ये ब्राउज़र में हमेशा आता ही आता है। इनमें ये वेब टेक्नोलॉजीज़ की भी मैं बात कर रहा था कि फ्लैश क्यों डेड हुआ वगैरह वगैरह,
वो इतना ही पावरफुल हो चुकी हैं कि ये pdf.js के नाम से एक फायरफॉक्स का ये प्रोजेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट में पूरी पीडीएफ फाइल्स को ब्राउज़र के अंदर कैनवस टैग के ऊपर रेंडर करता है। कैनवस टैग मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये जो व्यूअर हम देख रहे हैं इस वक्त, ये सारे का सारा जावास्क्रिप्ट में ही बना हुआ है pdf.js के साथ, जबकि ये वाला जो व्यूअर हम देख रहे हैं ये नेटिव C++ में बना हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन उसकी भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। मतलब इट्स वेरी इंप्रेसिव कि आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने कहा ये बात कर ली जाए। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इसी पैराग्राफ को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ी सी बात इसके ऊपर करें। अच्छा, ये जो है माफ़ कीजिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके नीचे ये पैराग्राफ आ रहा है, तो मैं इसको बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं रहा। ठीक है, मकसद हमारा ये पैराग्राफ है फ़िलहाल। अच्छा, जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, उनमें जो ग्लोबल एट्रीब्यूट जो हर टैग पे आते हैं वो एक है एट्रीब्यूट आईडी। ये आईडी एट्रीब्यूट क्यों आता है? ये एक हैंडल देता है जो क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट में स्टाइल शीट्स में हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये हर एक पे आता है। जैसे मैं इसको दे देता हूँ मैसेज, ठीक है, अबाउट सॉरी पीडीएफ डाउनलोड इन्फो, ये मैंने लिंक दे दिया। क्लास भी एक टैग है, एट्रीब्यूट है जो हर तरह आ सकता है। ये होता है कि मल्टीपल तरह के हों, जैसे ये अगर इस पैराग्राफ का मकसद मैसेजेस होता तो अब मैं कह रहा हूँ कि और भी कोई पैराग्राफ हो तो उसको भी क्लास मैसेज दे सकते हैं, फिर उनको आप स्टाइल डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट है। तीसरा एट्रीब्यूट जो फ्रीक्वेंसी के एतबार से आता है वो स्टाइल का है, जो CSS स्टाइल देता है। जैसे मैं इसको ब्लू कर दूँ तो ये यहाँ पर इस तरह से सारा पैराग्राफ ही ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है। ये तीन हो गए। इसके अलावा एक एट्रीब्यूट जो हम पहले देख चुके हैं वो है लैंग का, और वो बताता है कि इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या है। जैसे ये इन है, ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा है? इसका भी CSS में हम फ़ायदा देखेंगे कि अगर आपने अपने कंटेंट को डिफरेंट लैंग्वेज असाइन की हुई हो तो आप उनको डिफरेंट फॉन्ट, डिफरेंट साइजेस वगैरह से टारगेट कर सकते हैं। वो CSS सिलेक्टर का मामला बाद में देखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टैग जो आता है वो DIR, ये डायरेक्शन टेक्स्ट की ये LTR है यानी लेफ़्ट टू राइट जैसे इंग्लिश है, या RTL है जैसे उर्दू है। अगर मैं इसको RTL कर दूं तो ये बेसिकली देखें उल्टा स्टार्ट हो रहा है। ये उर्दू में ज़्यादा कारामद है, इंग्लिश में ये कारामद नहीं है, ज़ाहिर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये LTR ही होता है और देने की ज़रूरत नहीं होती इसको। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से ये एट्रीब्यूट आ गया। अच्छा, हमने आईडी देख ली, क्लास देख ली, लैंग्वेज देख ली, डायरेक्शन देख ली, स्टाइल देख लिया। अच्छा, इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट जो है वो टाइटल का है जो हर जगह आ सकता है। मसलन इधर मैं एक टाइटल का एट्रीब्यूट देता हूँ, इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक टू डाउनलोड फाइल, द लिंक टू डाउनलोड द PDF फाइल। अच्छा, ये टाइटल का एट्रीब्यूट हर टैग पे आ सकता है और इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो ये यूजुअली जो है ना टूल टिप के तौर पे इसको रेंडर कर देता है। लिंक टू डाउनलोड आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ रहा है, एक टाइटल का एट्रीब्यूट है। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट जो हर एक पे आ सकता है वो है हिडन का। हिडन से होता क्या है कि अगर आप हिडन कर दें तो वो पूरी चीज़ ही गायब हो जाती है, जैसे वो है ही नहीं। चीज़ गायब करने का और भी तरीका है, स्टाइल शीट्स के अंदर डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी होती है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक एट्रीब्यूट भी मौजूद है, हिडन। अच्छा, उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि ये कंटेंट ट्रांसलेट होना चाहिए या नहीं। आजकल गूगल ट्रांसलेट और ये जो मशीन ट्रांसलेशन ये बहुत एडवांस हो गई है और क्रोम का मार्केट शेयर चूँकि बहुत ज़्यादा है तो उसमें ऑटोमेटिक ये अब बिल्ट इन वो आ गई है कि आप दबाएं तो ट्रांसलेट कर देगा। फायरफॉक्स में भी अगर वो ना करें तो आप प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो ट्रांसलेशन कर देगा, लेकिन वो तो सब कुछ ट्रांसलेट कर देगा। अब मैसेज बाय जनून टेक्नोलॉजीज़ फॉर एग्जांपल, अब ये जनून जो है इसको वो कर देगा पैशन टेक्नोलॉजीज़। तो आप इसको चाहते हैं कि इसको ट्रांसलेट ना करें, तो हमने एक जनरल मार्किंग टैग की बात की थी, स्पैन की जो इनलाइन टैग था, अगर आपको याद हो। तो इसको मैं इसको ऐसे /स्पैन कर देता हूँ और इसमें
ट्रांसलेट का एट्रीब्यूट अगर मैं देता हूँ और इसको करता हूँ येस या नो, तो मैं नो कर देता हूँ कि इसको नहीं ट्रांसलेट करना, तो फिर ये इसको ऐसे ही रहने देगा। अगर इस वेबसाइट को फॉर एग्जांपल ये उर्दू में लिखी होती तो इसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए जुनून को पैशन टेक्नोलॉजीज़ ने करता, और इस तरह ये इंग्लिश में लिखी हुई है तो इसको वो जो है ना ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशनल एट्रीब्यूट है जो हर जगह आ सकता है। इसके अलावा एक एट्रीब्यूट जो है वो है कंटेंट एडिटेबल, और वो क्या करता है ये देखें, मैं इसको जो है ना एडिट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटेंट एडिटेबल लगा दें कंटेंट एडिटेबल और इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू यस कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें मेरा ख्याल है मैं 1 मिनट, एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो यस नहीं है, वो है ट्रू। इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं कि ये अब क्या होता है। अब अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर आउटलाइन बन गई है, मैं इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ये है। और यही चीज़ जो है वो चेंज इधर भी आप एडिट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इन इटसेल्फ, क्योंकि इसके लिए ये सेव नहीं होंगी चेंजेस। अगर आप पेज लोड करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। और ये इसके लिए अगर आपने इसको यूज़फुल बनाना है तो फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट जो है वो इस्तेमाल होगी कि वो चेंज को डिटेक्ट करे और वो किसी सर्वर को वो चेंजेस भेज दे, और दोबारा जब आप पेज लोड करें तो फिर वो वही चेंजेस दिखाए जो आपने किए। तो वो एक बैकएंड सिस्टम चाहिए होगा अगर आप इस तरह का चाहते हैं। तो बहरहाल एक एट्रीब्यूट ये हर एक पे आ सकता है। अच्छा, लास्ट एट्रीब्यूट जो है ना वो सॉरी, वो इन इट सेल्फ जो है ना वो भी इतने डायरेक्टली यूज़फुल नहीं है, लेकिन उनको कहलाते हैं, वो एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट होते हैं डेटा और स्लैश से, और आगे उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं अगर जो वो एट्रीब्यूट में दी हुई है तो मैं कह देता हूँ इंग्लिश, ठीक है, डेटा डैश, और फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट्स टू, खुद ही अपनी तरफ से कोई भी एट्रीब्यूट आप ईजाद कर सकते हैं और उसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। PDF फाइल, इस तरह से आप वो कर सकते हैं। मकसद क्या होता है कि HTML टैग्स के ऊपर डेटा लगाना। तो ये फिर यूज़फुल कहाँ होंगे? ये अगेन यूज़फुल उस वक्त होते हैं जब आप स्टाइल शीट से टारगेट करते हैं, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जिन पे इस तरह का डेटा एलिमेंट हो, जिनकी ये वाली वैल्यू हो, तो फिर ये करो। और इसी तरह या स्क्रिप्टिंग में, जावा स्क्रिप्टिंग में आपको आपने एक फॉर एग्जांपल पैराग्राफ उठाया, उसके डेटा एट्रीब्यूट्स रीड किए और वो डेटा एट्रीब्यूट सर्वर से कहीं से आए थे, तो वो हमारा इस वक्त ये सॉरी मैं इसमें टाइप पॉइंट्स टू मेरे ख्याल ये अच्छा, तो डेटा एट्रीब्यूट्स जो है ना वो सिर्फ पता होना चाहिए कि ये डेटा डैश से स्टार्ट होते हैं। इनका नाम कुछ भी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हो सकता है और कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये सिर्फ वो जिस तरह टैगिंग नहीं करते कि किसी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, ये वो चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो यही आज का खुलासा है। थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग के बारे में बात की कि वो प्लगइन को किस तरह इन्वोक करता है। आप बताते हैं कि डेटा क्या है और उसकी टाइप क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रेलेवेंट प्लगइन को उठाता है। और PDF बिल्ट इन है क्रोम और फायरफॉक्स में फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, और हमने PDF.js की मिसाल की भी बात की, और हमने फॉल बैक कॉन्टेंट की बात की, और उसके बाद हम ID, क्लास, स्टाइल और लैंग और dir पहले भी देख चुके थे। डेटा एट्रीब्यूट देखा हमने, कंटेंट एडिटेबल देखा, हिडन देखा, और ये ट्रांसलेट करेंगे, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स देखे। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स सिर्फ यही नहीं है, बेसिकली ये और भी हैं, लेकिन ये वो इतने रेलेवेंट नहीं है मैं समझता हूँ। लेकिन रेफरेंस के लिए आपको चाहिए कि आप फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ये कंटेंट एडिटेबल की डॉक्यूमेंटेशन है, ये बाकी भी एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। ये एक्सेस की जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी बटन का शॉर्टकट डिफाइन कर सकें। तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रॉस ब्राउज़र डिफरेंट तरीके से आता है। और इसी तरह ऑटो फोकस जो है ये फॉर्म पे आता है, अगर ये इनपुट पे हो तो ऑटोमेटिकली कर्सर उसमें मौजूद होगा। कंटेंट एडिटेबल हम देख चुके हैं। ये ड्रैगेबल भी जो है जावास्क्रिप्ट के बगैर यूज़फुल नहीं है, ये अलाउ करता है कि आप किसी चीज़ को घसीट सकें। और ये मोबाइल से रिलेटेड है, वर्चुअल कीबोर्ड जो होते हैं उनमें। हिडन हम देख चुके हैं। इनर्ट जो है ये भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है कि आप क्लिक करेंगे तो इवेंट नहीं आएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये भी डेटा से रिलेटेड है, आइटम ID वगैरह, जिस तरह डेटा का एट्रीब्यूट है। लैंग हम देख चुके हैं,
नॉन्स भी सर्वर साइड से रिलेट करता है। तो इस तरह से और स्पेल चेक करना या नहीं करना, ये टैग हम बाज़ जगहों पर देख चुके हैं। टैब इंडेक्स जो है वो भी टैब से रिलेटेड होती है। टाइटल हम देख चुके हैं, ट्रांसलेट हम देख चुके हैं। तो ये ओवरऑल जो है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। इसके साथ ही आज ये हमारा थर्ड लास्ट सेशन है। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक फ्रेम्स का रह गया है और एक लास्ट टॉपिक में हम अपने कोर्स का जायज़ा लेकर थोड़ी सी मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे कि वेब का फ्यूचर कैसे है। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।